वेलकम बैक बच्चों। हम लोग एक बार फिर से जेनेटिक मटेरियल टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक आता है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोग ये बात जान पाए थे, पढ़ पाए थे कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है ना? तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर हो गया। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है ना? अब इसी में हम लोग अब इसी में आगे एक स्टेप है हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि अब जेनेटिक मटेरियल खोज जब हो गया, रिसर्च हो गया, डिस्कवर हो गया, और एक वर्ड आता है हर्सी और चेज का। हम लोगों ने सबसे पहले हर्सी के बारे में पढ़ा था। हर्सी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हर्सी और चेज, अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज, जो 1952 में बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके यह बात क्लियर किए कि भाई डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इस डीएनए के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे हम लोग। ठीक है ना? इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हमारा मेन टॉपिक जो आता है ना इसके बाद, वो है मेन टॉपिक हमारा कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर थोड़ा हम यहाँ पर ध्यान दे तो हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज, है ना? प्रॉपर्टीज 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 ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये हम लोग इसको देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको आप देखोगे। ठीक है ना? चलो, ये हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, चैप्टर 6 क्लास 12th, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जैसे कि हम लोग इस बात को अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो हमें ये बात क्लियर हो गया है कि देखो, हम लोग पहले से एक बात जान गए हैं कि अल्फ्रेड हर्सी और दूसरे हैं मार्था चेज, है ना? मार्था चेज, मार्था चेज। तो दो लोग हैं, हर्सी और चेज। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हो गया, यानी हर्सी एंड चेज क्लियर दैट, है ना? क्लियर्ड क्लियर दैट क्लियर दैट क्लियर दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ये बातें तो क्लियर हो गई। लेकिन इसके बाद एक जरूरी बात आनी शुरू हुई कि भाई डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हम कह तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये पता चलता है कि कुछ ऐसे वायरस होते हैं, है ना? जैसे कि टीएमवी वायरस है। टीएमवी एक वायरस है, पूरा नाम है टोबैको मोजैक वायरस। तो टोबैको मोजैक वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है? तो आपको एक बात अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि जितने भी डेवलप्ड एनिमल हैं, जितने भी सारे डेवलप्ड एनिमल्स हैं, सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन वायरस की जब हम बात करते हैं, तो वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। जैसे एक वायरस का नाम है यहाँ पर टीएमवी, ठीक है ना? इसमें जो है आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और अभी हाल ही में एक कोरोना संकट आया था, है ना? सुना होगा आपने कोरोना वायरस का नाम। तो सही पूछो तो कोरोना वायरस में भी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है? अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल है। सारे डेवलप ऑर्गेनिज्म में जो है डीएनए जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर, और हम फिर यहाँ कहते हैं कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो भाई दो दो केस में दो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है। तो सबसे बड़ी बात है कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल की क्या होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? तो हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है प्रॉपर्टीज पर, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज पर
हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई। तो जेनेटिक मटेरियल की जब प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है रेप्लिकेशन की, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की। कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल एबल टू रेप्लिकेट, एबल टू रेप्लिकेट, यानी जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन का कैरेक्टर होना चाहिए। रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृति बनाना, ठीक है ना, यानी अपनी कॉपी बनाना। तो डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए में रेप्लिकेशन होना चाहिए, अपना डबल बनाने का गुण होना चाहिए, अपना कॉपी बनाने का कैरेक्टर होना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल के सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है एबल टू रेप्लिकेट, यानी कि वो अपनी प्रतिकृति बनाता है, ठीक है। और दूसरा कैरेक्टर अगर बात करें हम तो कहते हैं कि केमिकली, है ना। दूसरी बात अगर हम करें तो कहता है कि केमिकली, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, यानी दो फॉर्म में, रासायनिक रूप से और संरचनात्मक रूप से, दोनों रूप से आर स्टेबल, इसको स्टेबल होना होगा, अस्थाई होना होगा। पहला प्रॉपर्टी ये हो गया कि रेप्लिकेशन आना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि इसको स्टेबल होना चाहिए केमिकल फॉर्म में भी, यानी इसका केमिकल फॉर्म बार बार बदलना नहीं चाहिए, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म बार बार बदलना नहीं चाहिए। तो ये स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना, स्टेबल, STABLE, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। एक और कैरेक्टर की हम लोग अगर बात करें इसमें तो कहता है कि इसमें स्लो चेंजेस होते हैं, स्लो चेंजेस, है ना, स्लो चेंजेस, कभी कभी थोड़ी थोड़ी बदलाव आती है, स्लो चेंजेस, ठीक है ना। स्लो चेंजेस को एक और नाम देते हैं म्यूटेशन। क्या नाम देते हैं? म्यूटेशन, ठीक है ना। तो स्लो चेंजेस आती है, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, और इस म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन होने का भी चांसेस हो जाता है, ठीक है ना। आप इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हो। तो स्लो चेंजेस यानी कि म्यूटेशन जो होता है इसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, दैट्स लीड्स टू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। तो इसमें ये कैरेक्टर आना चाहिए, इवोल्यूशन लाने का गुण होना चाहिए। तो म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन होगा, म्यूटेशन का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होना, चेंज आना, ठीक है ना। तो ये हो गया। और फिर एक और कैरेक्टर पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो इसमें एक और अच्छी बात आती है, कहते हैं दैट्स एबल टू एक्सप्रेस, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये इसमें बात आती है, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ मतलब अपने आप को प्रदर्शित करने का गुण होना चाहिए कि ये क्या है, ये खुद को बता सके, ठीक है ना। तो ये चीजें आ जाती हैं। फिर भी अगर इसके आगे थोड़ा सा हम लोग अगर समझने का प्रयास करें, कोशिश करें पढ़ने का, तो हमें एक और छोटा सा टॉपिक देख लेना चाहिए पहले। अगर आप इसको कुछ कहना चाहते हो, देखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग चाहें तो इसको डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ना थोड़ा सा डीएनए और थोड़ा आरएनए पर एक डिफरेंस के फॉर्म में याद कर लेते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस की बात हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए आते हैं डीएनए और आरएनए के डिफरेंस पर। हम लोग पहला हेडिंग कर देते हैं डिफरेंस पर, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस किसके किसके बीच में होगा, अंतर किसके किसके बीच में होगा, तो हम कहेंगे कि डिफरेंसेस जो है आरएनए और डीएनए के बीच होना चाहिए। तो हमारा पहला जो यहाँ पर हेडिंग हो रहा है, हम सबसे पहले अगर हम लिख देते हैं डीएनए के बारे में, तो एक तरफ हम मेंशन कर दिए डीएनए और दूसरी तरफ हम मेंशन कर देते हैं आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के साथ क्या क्या डिफरेंसेस है पर उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनए की बात कर लेते हैं। तो डीएनए में सबसे अच्छी बात क्या कही जाती है कि डीएनए हमेशा दो स्ट्रैंड वाला होता है। तो पहला पॉइंट इसका आता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है?
डबल स्ट्रैंडेड यानी दो लड़ी वाला, दो लड़ी वाला। दो लड़ी का मतलब जैसे कि क्या हो गया ना, कि अगर आप जैसे डीएनए की बात करते हो तो डीएनए में जैसे ये डीएनए है तो ये एक लड़ी हो गई, ये दो स्ट्रैंड हो गई, स्ट्रैंड वन, स्ट्रैंड टू। ये वन हो गया और ये टू हो गया, यानी दो स्ट्रैंड हो गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, स्ट्रैंड हो गए। तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, ठीक है ना, ये बात कहना चाहता है टॉपिक। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? वायरस। एक्सेप्शन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, एक एक्सेप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें ऐसा नहीं होता है, और वो है वायरसेस। अगर वायरसेस में डीएनए है तो वहां पर ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर इसके साथ साथ हम दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं इसमें, तो इसमें जो होता है ना सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है आरएनए, ठीक है ना। हम लोग इसको लेकर चलते हैं, यानी अगर ढंग से यहाँ पर देखो तो ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। हम इसकी बात करें अगर, तो ये ऐसे होता है, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेस दिखा रहे हैं, जिसको कि हम अच्छे से बता सकते हैं। ये जो है रेड कलर वाला पार्ट, ये सिंगल स्ट्रैंड को शो करता है, सिंगल स्ट्रैंड। और यही वजह है कि सिंगल स्ट्रैंड को हम लोग एसएस के नाम से भी जानते हैं, और डबल स्ट्रैंड को हम लोग शॉर्ट में लिखें तो डीएस के नाम से भी जानते हैं। तो इसको डीएस डीएनए और इसको एसएस आरएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा और अगले कैरेक्टर पे बात करते हैं। कहता है अगले कैरेक्टर में कि यहाँ जो डीएनए होता है लगभग सभी तरह के लिविंग थिंग में जेनेटिक ये मटेरियल के रूप में होता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं पहला पॉइंट कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग थिंग्स, इन ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सभी प्रकार के सजीवों में, सभी प्रकार के सजीवों में ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम आरएनए की बात कर लेते हैं तो आरएनए में ठीक उल्टा बात हो जाता है। ये जो आरएनए है ये सिर्फ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, सीधे सीधे पॉइंट लिख सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इन, जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस ओनली, वायरसेस। तो सिर्फ वायरस में ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, इसके साथ साथ और भी कैरेक्टर हैं, और उस कैरेक्टर को भी हम लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा इसको स्लाइड अप कर देते हैं ऊपर, और फिर एक नए कैरेक्टर को जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर एक और नया कैरेक्टर देख लेते हैं, और वो नया कैरेक्टर ये हो जाता है कि इसमें जो शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट, यहाँ देखिएगा, शुगर कंटेंट की बात करते हैं, शुगर कंटेंट। तो शुगर कंटेंट में भी दोनों के डिफरेंस है, शुगर के कंटेंट में भी दोनों का डिफरेंस आता है। और वो कंटेंट क्या है, जैसे इसमें जो है डीएनए में डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है। और जब हम इसके शुगर की बात करते हैं, हम इसके शुगर की बात करें तो ये हो जाता है राइबोज शुगर। आपको याद होगा कि हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो शायद आपको याद होगा शुगर मॉलिक्यूल का जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, कार्बन, ऐसे याद होगा शायद, ठीक है ना। तो हम यहाँ बताते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर जरा सेम थोड़ा सा का डिफरेंस यहाँ पर होता है। अगर शुगर मॉलिक्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो इसके कार्बन ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 है। यहाँ भी 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन। तो कहा जाता है कि कार्बन 2 और कार्बन 3 से OH ग्रुप कंसर्न होता है राइबोज शुगर में, लेकिन डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ एक जगह,
ठीक है ना, यहाँ पर ये कंसर्निंग होता है। ठीक है, तो चलो फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कैरेक्टर को लेकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर से देख लीजिए अगला कैरेक्टर क्या आता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। तो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में अगला कैरेक्टर होता है कि यह जो होता है नाइट्रोजन बेस के रूप में, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है, ध्यान देना है, नाइट्रोजन बेस है ना। तो नाइट्रोजन बेस के रूप में एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन होता है। लेकिन जब हम आरएनए की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, उसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थाइमिन नहीं है। थाइमिन की जगह यहाँ पर यूरासिल होता है। यहाँ पर थाइमिन है और वहां पर यूरासिल होता है, बस। बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन सब में सेम हो जाता है। यूरासिल आरएनए के केस में और डीएनए के केस में थाइमिन होता है। ठीक है ना। अब चलिए अब आगे एक और कैरेक्टर को देखते हैं कि केमिकली कहा जाता है कि लेस रिएक्टिव होता है। डीएनए ज्यादा रिएक्शन नहीं करता है ना। तो बड़ी अच्छी बात है कि ये कहते हैं कि ये लेस रिएक्टिव है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन ठीक उल्टा यहाँ अगर बात करें हम तो आरएनए के बारे में कहा जाता है कि मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, और यहाँ एक और कैरेक्टर को देख लेते हैं, इसको कहते हैं मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव बट मोर स्टेबल। स्टेबल ज्यादा है, अस्थाई ज्यादा है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये कहता है लेस स्टेबल, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना। तो एक ये कैरेक्टर भी यहाँ पर इसको हम लोग लेकर चल पाते हैं। ठीक है ना, ये कैरेक्टर भी हम लोग समझ पाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ से एक और कैरेक्टर की बात कर लें कि जनरली डीएनए जो होता है ये मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, मेनली इन न्यूक्लियस। ठीक है, और यानी केंद्रक में होता है। और इसके साथ क्या है कि मेनली इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में मूल रूप से होता है। और कुछ न्यूक्लियस में भी है, सम आर इन न्यूक्लियस, सम आर इन न्यूक्लियस, यहाँ भी लगभग लगभग अवेलेबल होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ पर इसकी हो जाती है। ओके, तो चलो ये जो हमारा टॉपिक अभी अभी कंप्लीट हो रहा है, जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। जब डीएनए और आरएनए दोनों को एक जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में जब स्टडी किया जाता है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो चलो यहाँ तो ये बातें हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे और एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो छोटा सा इंफॉर्मेशन इससे कंसर्न और करेंगे और वो नाम होगा वर्ड में, जैसे कि दिया जाए तो कहते हैं हम आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है ना, आरएनए वर्ल्ड ये एक अगला टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में। ठीक है, इसमें एक बात कही जाती है, इस आरएनए वर्ल्ड टॉपिक पर थोड़ी सी डिस्कशन होती है और इस थोड़े से डिस्कशन में ये जान लेना आपको जरूरी होता है कि कहते हैं कि अगर फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल है तो वो है आरएनए। और कहा जाता है कि डीएनए आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, देखो डीएनए और आरएनए में एक नॉर्मल सा बेसिक डिफरेंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक बड़ी अच्छी बात समझ में आती है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल का मतलब दैट कैरी द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग और जनरेशन 1 टू जनरेशन 2 और जनरेशन 1 टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि देखो किसी भी लिविंग थिंग में अगर एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में कैरेक्टर को कैरी किया जाता है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाने वाला अगर कोई है तो वो है डीएनए। अब इसका अर्थ ये नहीं होता है कि डेवलप्ड एनिमल में आरएनए नहीं है, डेवलप्ड एनिमल में आरएनए होता है,
लेकिन आरएनए का फंक्शन कुछ और है ना। यही वजह है कि हम लोग एक नया टॉपिक लेकर यहाँ चलते हैं और उसका नाम क्या आ जाता है, आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड एक अलग टॉपिक हो गया, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना जरूरी होगा कि भाई आखिर क्या है आरएनए में जो डीएनए से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है ना, लेकिन स्टेबल डीएनए की तरह नहीं होता है। डीएनए स्टेबल ज्यादा है, रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, लेकिन आरएनए रिएक्टिव ज्यादा है और स्टेबल कम होता है। ठीक है, लेकिन वही कोई वायरसेस में देखो तो उसमें जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता है। तो हम लोगों के बॉडी में या दुनिया के किसी भी डेवलप्ड एनिमल ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आरएनए का फंक्शन अलग अलग है, बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन डीएनए का मेन काम क्या होता है, कैरेक्टर को कैरी करना। इसीलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल मूल रूप से माना जाता है। तो पहला तो स्टेप यहाँ पर आपका यही हो जाता है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है ना, कहा जाता है कि फर्स्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट डिस्कवर्ड अगर जेनेटिक मटेरियल है, फर्स्ट डिस्कवर्ड जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट डिस्कवर जेनेटिक मटेरियल इज, ये आरएनए मूल बात है, आरएनए ही है। और कहा जाता है कि डीएनए जो है, डीएनए इज इवॉल्व्ड, इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। ठीक है ना, डीएनए आरएनए से ही विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ है ना। और एक बात हमेशा से और बड़ी अच्छी बात, कभी भी डीएनए आरएनए को नहीं बनाया, आरएनए से ही डीएनए बना है। ठीक है ना, इसका कारण भी है, इसका कारण भी है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना भाई कि आरएनए रिएक्टिव ज्यादा है। आरएनए क्या है, आरएनए क्या है, रिएक्टिव ज्यादा है। आरएनए रिएक्टिव है, रिएक्टिव ज्यादा है। ठीक है, और वही डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए जो है रिएक्टिव कम है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही काम करेगा, है ना। तो आरएनए डेवलप किया डीएनए को, है ना, डीएनए आरएनए को डेवलप नहीं किया। ठीक है, तो इसको लेकर ही बहुत सारे आगे के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं कि डीएनए आरएनए के बीच में फंक्शंस क्या है, रिलेशन क्या है, उस हिसाब से आगे की टॉपिक चलती है। ठीक है ना। तो हम लोगों को इस चैप्टर में मूल रूप से आगे कुछ तीन ही वर्ड पे डिस्कशन करना है, और वो है डीएनए, आरएनए एंड द प्रोटीन। और इन तीनों के बीच में आपसी क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और इसी रिलेशन के आधार पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का बेस टिका हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो सारा चीज समझ में आ जाना है। ठीक है, तो इसके बाद से बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है ना, अगला टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक आज हम दे दिए हैं कि इसको आप कैरी कर लो। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद एक बड़ा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उसका नाम होगा रेप्लिकेशन। हमारा अगला टॉपिक जो बनेगा रेप्लिकेशन पे बनेगा। ठीक है, तो रेप्लिकेशन पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो एप्लीकेशन करेंगे, अभी इसका रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।